everyone and welcome to my channel Study with Zanab. And today we are going to do control and coordination. This is a chapter of biology and we are going to complete the whole chapter in this video. So without further delay, let's get started. So control and coordination. First of all, we have to study about nervous system. What is nervous system? Nervous system होता क्या है? हम सबको पता है कि nervous system is made up of nervous tissue. Obviously जो nervous system है वो nervous tissue का बना हुआ होता है. अब nervous tissue में 4 तरीके की cells होती हैं. Neurons और nerve cells, न्यूरोजलिया, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स और एपिडेमल सेल्स. इसमें से न्यूरॉन्स, जिनको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, वो मेन सेल्स होती हैं, और न्यूरोजलिया, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंड एपिडेमल सेल्स, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स. सो सबसे पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ कि ये सेल्स होती क्या है. जो एपिडेमल सेल्स है, दीज आर मोस्टली प्रेजेंट इन द ब्रेन. ये मोस्टली ब्रेन में प्रेजेंट होती है. And these are one layer of cells which are lying outside each neuron and these prevent touching of neurons. ये हर न्यूरॉन के बाहर लाई करी होती है और ये न्यूरॉन के आपस में टचिंग जो है प्रिवेंट करती है. कौन? एपिडेमल सेल्स. फिर जो आपकी न्यूरोजलिया होती है, तो द सेल्स ऑफ न्यूरोजलिया आर पैकिंग टिश्यू. ये एक पैकिंग टिश्यू की तरह मतलब यूज होती है. सो दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन न्यूरॉन्स इन ऑर्डर टू कीप द न्यूरॉन्स इन देयर पोजीशन. ये न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होती है ताकि जो न्यूरॉन्स है वो अपनी पोजीशन में रहे, कहीं इधर उधर ना जाए. ऑलराइट. After that, neurosecretory cells. So the neurosecretory cells are present at dendrites. ये dendrites जो कि न्यूरॉन की नर्व एंडिंग होती है, जहाँ पर न्यूरॉन मतलब एक ब्रांचेस आउट जैसे स्ट्रक्चर अभी हम आगे न्यूरॉन का देखेंगे, जो ये dendrites पे प्रेजेंट होती है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. एंड these secrete chemical molecules. ये केमिकल मॉलिक्यूल secrete करते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स. What is it? न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिटोकोलिन. ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल मॉलिक्यूल है. सो ये डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट होती है, नर्व्स न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग्स पर प्रेजेंट होती है और ये केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रीट करती है जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिटोकोलिन. ऑलराइट. अब न्यूरॉन्स और जो नर्व सेल्स होती है वो एक नर्वस टिश्यू की मेन सेल होती है. तो नर्वस सिस्टम इज कनेक्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो नर्वस सिस्टम है बॉडी के हर पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है. ये हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है और इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में भी हेल्प करता है. अगर एसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है तो हमें ठंड लगने लगती है और हम फौरन ही कमल की डिमांड करते हैं, राइट. या फिर अगर एसी नहीं है या फिर लाइट नहीं है तो हमें गर्मी लगने लगती है. तो हमारी बॉडी जो है एनवायरमेंटल चेंजेस में किसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है. जो आपकी चेंजेस में एनवायरमेंट में चेंजेस आ रही है, ठंड आ रही है, गर्मी आ रही है, तो आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर वे में उन चेंजेस की तरफ रिस्पॉन्ड कर रही है, राइट. दैट इज नॉट अ स्टिमुलस. अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो हमारी बॉडी शिवर करने लगती है, राइट, क्योंकि उसे लगता है थोड़ा सा काम जाए, थोड़ा सा शिवर कर ले ताकि बॉडी में एक हीट एनर्जी जनरेट हो सके. तो इस तरीकों से अलग अलग तरीकों से जो आपकी बॉडी है अलग अलग एनवायरमेंटल चेंजेस में रिस्पॉन्ड करती है. एक पर्टिकुलर वे में आपकी बॉडी एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करती है. तो उसमें भी आपका नर्वस सिस्टम ही हेल्प करता है, नर्वस टिश्यू ही हेल्प करता है. चाहे वो चेंजेस फिर आपकी बॉडी के अंदर आ रही हो, अंदर वाली चेंजेस को भी रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है, या फिर आपकी बॉडी की बाहर जो चेंजेस, फॉर एग्जांपल सर्दी, गर्मी, इन सब स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्ड करने में आपका नर्वस सिस्टम बॉडी को हेल्प करता है. सो नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू का बना हुआ होता है. नर्वस टिश्यू में 4 तरीके की सेल्स होती है, न्यूरोजलिया, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंड एपिडेमल सेल्स. नर्वस सिस्टम जो है आपकी बॉडी की सारी के पार्ट्स के साथ कनेक्टेड होता है और ये आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हेल्प रिस्पॉन्ड करने में भी हेल्प करता है और इंटरनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में भी हेल्प करता है. अब एक न्यूरॉन जिसको हम नर्व सेल भी कह सकते हैं, इसको हम नर्व सेल भी कह सकते हैं. दीज आर वन ऑफ द सेम थिंग. जो आपको पसंद हो वो कह लो, ठीक है. ये मेन सेल होती है एक नर्वस टिश्यू की. तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कि एक न्यूरॉन दिखता कैसा है. जो न्यूरॉन होती है ना, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है, राइट. देखो इसका जो कि न्यूरॉन को है ना, जो बहुत ज्यादा जल्दी काम करना होता है. अगर हमने किसी गर्म प्लेट को हाथ लगाया तो ब्रेन को मैसेज हमें ब्रेन तक पहुंचानी है और ब्रेन से वापस लेकर आनी है आपकी स्किन तक, ताकि हमें पता चले कि ये प्लेट गर्म है और अपना हाथ उठाना है. और ये काम बहुत जल्दी होना होता है ताकि हमारा हाथ ना जल जाए. तो न्यूरॉन्स जो है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इतना लंबा होता है क्योंकि इनको बहुत ही जल्दी इंफॉर्मेशन को जो है
ब्रेन तक पहुंचाना होता है और ब्रेन से वापस भी लाना होता है। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो इतना लंबा लंबा होता है। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ये न्यूरॉन ऐसा दिखता है। और एक कंप्लीट न्यूरॉन, अ कंप्लीट न्यूरॉन इज ओनली प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक कंप्लीट पूरा न्यूरॉन सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होता है। देन ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू गो टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांचेस निकलती है जो कि बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स तक जाती है, लेकिन एक कंप्लीट न्यूरॉन सिर्फ एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होता है। सो 80% ऑफ द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द नर्वस टिश्यू। मतलब 80% जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका नर्वस टिश्यू इस्तेमाल कर लेता है। That is the respiration rates are highest in the nerve cells। तो जो respiration rates है वो obviously highest होगी nerve cells में, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो ना कि 80% ऑफ द ऑक्सीजन आपका नर्वस टिश्यू ही ले रहा है, तो रेस्पिरेशन रेट सबसे ज्यादा आपकी न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स में होती है। एंड न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। न्यूरॉन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक साइटोन और एक्सॉन। जो ये सेल बॉडी आपकी यहां तक, इसको हम बोलते हैं साइटोन, और जो रिमेनिंग पार्ट है सिलेंड्रिकल थिन स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। Alright, so the neuron is divided into two parts, that is cyton and axon. So a neuron consists of a flat cell body। ये cell जैसी body आपको दिख रही है, flat cell body, एक flat cell body है called as cyton, इसी को हम cyton बोलते हैं। So cyton contains a nucleus, इसमें एक nucleus होता है, ये अपना nucleus होता है, and contains dense concentration of Nissls granules। यहाँ पर दिखा कर नहीं है, लेकिन इसकी cyton में पूरी body पे ऐसे दाने दाने होते हैं, इनको Nissls granules बोलते हैं। इसकी साइटोन की पूरी बॉडी में होते हैं। डेंस कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है ये Nissls granules। ये Nissls granules एक्चुअली में क्या होते हैं? These are actually rough endoplasmic reticulum। Alright, so cyton shows dense concentration of Nissls granules, and Nissls granules are actually nothing but rough endoplasmic reticulum। ठीक है, सो दिस इज द साइटोन इज द मेन बॉडी। जो साइटोन होती है वो एक न्यूरॉन की मेन बॉडी होती है। द अदर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज अ थिन सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक पतला सा सिलेंडर की शेप में थिन थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक्सॉन, कॉल्ड एज एक्सॉन, व्हिच अराइजेस फ्रॉम साइटोन। आप देख सकते हो ये साइटोन से ही अराइज हो रहा है, तो ये थिन सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोन से अराइज होता है, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। नाउ एक्सॉन इज कवर्ड ऑल अराउंड विद सेल्स। आप देखो ये जो सेल्स है ना, ये जो शीट इस पे कवर्ड है सेल्स, तो एक्सॉन पूरी तरीके से सेल्स से कवर्ड होता है। बट दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू, दीज आर कॉल्ड एज शॉन सेल्स। लेकिन ये जो सेल्स है ना, ये नर्वस टिश्यू का पार्ट नहीं होती है, और इनको हम बोलते हैं शॉन सेल्स। We call them as Schwann cells। So axon is covered with cells all around, but these are not the part of the nervous tissue, and these are called as Schwann cells। Schwann cells have their own nucleus called as Schwann nucleus। Schwann cells के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, ये इनका खुद का न्यूक्लियस है जिसको हम बोलते हैं Schwann nucleus। Alright, they have their own nucleus called as the Schwann nucleus। So Schwann cells have their own nucleus called as the Schwann nucleus। Alright, so there is a small microscopic gap between one Schwann cell and another Schwann cells। दो Schwann cells के बीच में एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक गैप होती है जिसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रानवीर। ये दो Schwann cells के बीच में एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक गैप होती है कॉल्ड एज नोड ऑफ रानवीर। ठीक है, उसके बाद एन एक्सॉन हैज अ कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ साइड ब्रांच और नोड ऑफ रणवीर। मतलब एक्सॉन के पास ये कैपेबिलिटी है कि नोड ऑफ रणवीर पे दूसरी ब्रांच बना सकता है। देखो जैसे नोड ऑफ रणवीर है, यहाँ पर एक्सॉन के पास कैपेबिलिटी की दूसरी ब्रांच बनाएगा अपनी। यहाँ पर भी सिमिलर शॉन सेल्स होंगी, न्यूक्लियस होगा। ऑलराइट, तो axon has the capability to form a side branch on the node of Ranvier। Now brain and spinal cord contains white as well as gray matter। मतलब brain और spinal cord में white matter भी present होता है और gray matter भी। What is this white and gray matter? यानी कि axon भी होता है और cyton भी होता है। That is but whereas the rest of the body has only white matter, that is axon। rest of the body में सिर्फ axon होता है, यानी कि सिर्फ ये लंबे लंबे cylindrical structures जिनको हम white matter बोलते हैं, ये होता है। साइटोन इज ओनली प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम साइटोन टू एक्सॉन। इंफॉर्मेशन हमेशा साइटोन से एक्सॉन तक जाती है, कभी एक्सॉन से साइटोन तक नहीं जाती है। ऑलराइट,
So this is how a neuron looks like. यहाँ पर ये लिखा हुआ है, if you want you can read it once, okay? Alright. अब जो इंसानों का नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है PNS. ऑलराइट, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है. सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं. वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सके, जो वॉलेंट्री हो, यानी कि दैट कैन बी कंट्रोल्ड. फॉर एग्जांपल आपका हाथ वॉलेंट्री है, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे उठाना है, मुझे नीचे रखना है, मुझे यहाँ लेना है, वहां लेना है, आई कैन कंट्रोल इट. और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट, आप अपनी हार्ट बीट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, जब मन किया चलेगी, जब मन किया बंद हो जाएगी, नहीं ना. दीज आर इनवॉल्युंटरी, दैट इज दैट दे कैन नॉट बी कंट्रोल. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोस्टली आपकी नर्व्स यानी कि आपकी नसें, वेन्स आती है. ऑलराइट, अब जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो आपका इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है, फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है. एक होती है सिंपैथेटिक नर्व्स और दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. ओके, सिंपैथेटिक नर्व्स मतलब जो स्टार्ट करती है एंड पैरासिम्पैथेटिक मींस स्टॉप. Alright, and these nerves have antagonizing effect to each other. मतलब जो antagonizing effect का मतलब होता है start, जो एक stop करता है, एक start करता है, एक start, एक stop करता है, that is called as an antagonizing effect. So I repeat once again that nervous system is divided into two parts: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord, whereas peripheral nervous system consists of somatic or voluntary nervous system and autonomic or involuntary nervous system. Autonomic or involuntary for this nervous system has further two types: sympathetic nerves and parasympathetic nerves. Sympathetic nerves start करती हैं, parasympathetic nerves stop करती हैं. So therefore we can say that these nerves have antagonizing effect to each other. Then we have structure of a brain. अभी हम थोड़ा central nervous system के बारे में चढ़ेंगे, brain के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे. So brain is an important part of central nervous system. अभी हमने देखा brain part ही है CNS का, central nervous system का. So brain जो है एक central nervous system का एक बहुत ही ज्यादा जरूरी part है, जरूरी हिस्सा है. So brain is an important part of central nervous system. Brain is located in the cranial cavity. Brain cranium में located होता है in the cranial cavity. And cranium is made up of flattened bones called as cranial bones. जो आपका cranium होता है जिसमें brain located होता है वो एक flattened bones का बना हुआ होता है और उन bones को हम बोलते हैं cranium bones. And these bones provide protection to the brain. यही bones जो एक bony cage में cover होता है ना, यही cranium bones होती है और ये flattened bones होती है. और यही bones जो आपकी brain को protect करके होता है, इसको protection provide करता है आपकी cranium bones. And these are flattened bones and these bones provide protection to the brain. All right. And brain is a sensitive organ and a delicate one. Brain को हम ऐसे या हिला विला नहीं सकते, ये बहुत ही sensitive, बहुत ही delicate organ होता है. So we have to handle our brain with care. ऐसे हम अपना सर हिलाते रहेंगे, दीवार के साथ पटकते रहेंगे, no, we cannot do it because brain is a very sensitive and a very delicate organ. All right. So the bones of cranium are covered by epithelial and ciliated tissue. जो आपका क्रेनियम की जो बोन्स होती है, एक तो इसके फॉर एग्जांपल ये आपकी बोन्स अगर क्रेनियम की है, हाँ, अगर ये बोन्स है क्रेनियम की, इस पे कवरिंग एक सीलिएटेड और एपिथेलियल टिश्यू की होती है, व्हिच इज फर्दर इस पे एक और कवरिंग होती है ग्रैन्युलेटेड टिश्यू की. So the bones of cranium are covered by ciliated and epithelial tissue, which is further covered by granulated tissue. Brain is known as encephalon. Brain को हम also encephalon भी बोलते हैं. और इसकी स्टडी को हम एंसेफेलॉजी बोलते हैं. ऑलराइट. सो द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं meninges. लुक हियर, ये meninges. This is the protective covering of the central nervous system. Now meninges is a collection of three covers. जो meninges होती है ये 3 कवर्स की कलेक्शन होती है. अगर आप केयरफुली देखोगे इसके 3 कवर्स होते हैं, ये 3 कवर से बनी हुई होती है. द फर्स्ट meninges प्रेजेंट इन द क्रेनियम, जो क्रेनियम में प्रेजेंट होता है, इज कॉल्ड एज diameter. ऑलराइट.
The second meninges is arachnoid matter and the third meninges is pia matter. 3 meninges होते हैं, ठीक है. फर्स्ट meninges आपका हो गया pia matter जो कि आपका cranium में प्रेजेंट होता है. सेकेंड को आप बोलते हो arachnoid matter और तीसरे को आप बोलते हो pia matter. Done. All right. Now, बिटवीन आर्कनाइड मैटर एंड पिया मैटर, ये जो दो लेयर्स होती है ना, इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. आई रिपीट, बिटवीन आर्कनाइड मैटर एंड पिया मैटर फ्लूइड इज प्रेजेंट कॉल्ड एज द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. नाउ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. इट एक्ट्स एज अ शॉक अब्सॉर्बेंट. अगर बॉडी को शॉक लग जाए तो उसको अब्सॉर्ब करने का काम इसी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का होता है एंड इट इज आल्सो नोन एज आर्कनाइड फ्लूइड. इस फ्लूइड को आर्कनाइड फ्लूइड भी बोला जाता है. ऑलराइट. अब जो एक एवरेज ब्रेन होता है, एन एवरेज वेट ऑफ एन अडल्ट ब्रेन, एक अडल्ट ब्रेन का एवरेज वेट होता है 1.3 kg to 1.5 kg, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 1500 grams. Alright, and an average brain is 15, an adult brain is 15 centimeter in length. कितना? 15 centimeter length में होता है आपका adult brain. An adult brain is 15 centimeter in length. So the brain is divided into two equal halves. जो brain है ना वो दो equal halves में divided होता है. The right side of the brain controls the left side of the body and the left side of the brain controls the right side of the body. Opposite होता है. जो right side होता है आपका brain का वो आपको left side of the body control करता है, जो आपका left side होता है brain का वो आपकी right side of the body को control करता है. There is a longitudinal fissure which divides the brain into two equal halves. मतलब एक deep groove जैसा होता है brain के बीच में, जो कि उसको left और right cerebrum में divide करता है. ठीक है, दो parts में divide, एक longitudinal fissure, एक deep groove जैसा होता है brain के बीच में, that divides the brain into two equal halves. अब जो brain है ना वो तीन parts में divided होता है. The brain is divided into three parts. forebrain, हाँ, forebrain जिसको हम बोलते हैं प्रोसेंसेफ्लॉन, ठीक है, मिड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं मेसेंसेफ्लॉन एंड हाइंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन. ऑलराइट. Now there is a layer on the brain which is the largest part of the brain. जो ब्रेन पर एक लेयर होती है जो ब्रेन की सबसे लार्जेस्ट पार्ट होती है. हाँ, so there is a layer on the brain which is the largest part of the brain. ब्रेन पर एक लेयर, ये सेरेब्रम, ये जो ब्रेन पर ये लेयर होती है ना, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होती है आपकी ब्रेन का, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. So there is a layer on the brain which is the largest part of the brain. There is a layer on the brain which is the largest part of the brain called the cerebrum. And the cerebrum is present in all the three regions of the brain. ये जो cerebrum होता है ये ब्रेन के तीनों regions, तीनों के तीनों parts में present होता है, like a cap on the head. ये cap की तरह present होता है ब्रेन के तीनों regions में. Alright. So the brain, there are elevations and depressions on the brain. ब्रेन पर एलिवेशंस और डिप्रेशंस होते हैं, कॉल्ड, जस्ट अ सेकेंड, ये ब्रेन को देखो, ये ब्रेन पर इस तरीके से एलिवेशंस और डिप्रेशंस दिख रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे एलिवेशंस और डिप्रेशंस होते हैं ब्रेन पे, कॉल्ड एज गायराई एंड सल्काई, यानी गायरस एंड सल्काई रिस्पेक्टिवली. ये जो ये डिप्रेशंस जैसे दिख रहे हैं इनको सल्काई बोलते हैं, और ये जो एलिवेशंस होते हैं इनको गायरस यानी गायराई बोलते हैं प्लूरल में. Alright, so ये ऐसे elevations and depressions दिखाता है brain. Alright, so in order to accommodate huge amounts of neurons, क्योंकि brain और spinal cord में एक या दो न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होते, millions of neurons होते हैं. So in order to accommodate huge amount of neurons, the brain shows elevations and depressions, ताकि वो बहुत सारे neurons जो है accommodate हो सके, पहुंच सके, इसलिए ब्रेन ऐसी एलिवेशंस और डिप्रेशंस शो करता है. यहाँ पर ऐसी एलिवेशंस और डिप्रेशंस ब्रेन शो करता है. क्लियर? हाँ. सो द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जस्ट अ सेकेंड,
Now, under the cerebrum region is the diencephalon or the remaining part of the prosencephalon. Cerebrum region के नीचे यहाँ पर diencephalon होता है या फिर remaining part of prosencephalon भी आप बोल सकते हो. The concentration of neurons in diencephalon is less than the concentration of neurons in cerebrum. जो न्यूरॉन्स जो डायनसेफ्लॉन में कम प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें सेरेब्रम में कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. The upper part of the diencephalon is called as thalamus and the lower part of the diencephalon is called as hypothalamus. ऊपर वाला जो पार्ट होता है डायनसेफ्लॉन को, इसको थैलेमस बोलते हैं. जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हाइपोथैलेमस बोला जाता है. Simple. Just a second. हाँ. So the upper part of the diencephalon is called as thalamus and the lower part of the diencephalon is called as hypothalamus. Around the thalamus is a very important gland. ये जो thalamus के इर्द गिर्द एक बहुत important gland होता है. ये दिख रहा है, ये this which remembers or habits, जो हमारी आदतों को याद रखता है, called as the pineal gland. क्या बोलते हैं इस gland को? Pineal gland. And with the thalamus is called pituitary. With the thalamus is a stalk. और इस thalamus के साथ ही स्टॉक होता है जो यहाँ पर दिखा कर नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इन्फिंडिब्यूलम. एंड नेक्स्ट टू इन्फिंडिब्यूलम होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड. यहाँ पर ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. ऑलराइट. सो अब जो ये हो गया आपका ये, अब जो आपको रोमेनसेफ्लॉन जो आपका हाइंड ब्रेन होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. 4 रीजन्स में ये डिवाइडेड होता है. सेरेब्रम फॉलोड बाय सेरेबेलम. ऑलराइट. सो द सेरेब्रम हैज अ स्मॉल रीजन अंडर इट called as pons viroli. Cerebrum के नीचे छोटा सा रीजन होता है जिसको हम यहाँ पर pons viroli बोलते हैं. Alright. So under it is a very narrow structure. एक बहुत ही narrow structure होता है इस pons viroli के नीचे, called as the medulla oblongata. यहाँ पर एक बहुत ही narrow structure जैसा होता है ये medulla oblongata. Alright. So in mesencephalon में क्या होता है? Under cerebrum above pons viroli is corpus callosum. सेरेब्रम के नीचे लेकिन pons viroli के ऊपर यहाँ पर ये आपका होता है corpus callosum. ये और ये corpus callosum क्या होता है? Which are white fibers which join the left side of the brain with the right side of the brain. ये left और right side of the brain को आपस में जोड़ कर रखता है, यही corpus callosum. ये white fibers होते हैं और ये brain के left side को brain के right side के साथ जोड़ के रखता है. So corpus callosum, medulla oblongata, pons viroli are coming downwards and are known as brain stem. ये सारे नीचे आते हैं और brain stem बनाते हैं. ये सारे नीचे आते हैं यहाँ पर ऐसे देखो, ये सारे नीचे आते हैं और brain stem बनाते हैं and join the spinal cord. और finally last में एक spinal cord बना देते हैं. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये spinal cord बना देते हैं. जब नीचे नीचे आते हैं तो brain stem बनाते हैं. Now you can define brain stem. What is brain stem? A region which becomes narrower as it goes down. It consists of midbrain. इसमें midbrain आता है, medulla oblongata आता है, corpus callosum आता है और pons viroli आता है. So brainstem is a region which becomes narrower as it goes down. It consists of midbrain, medulla oblongata, corpus callosum, pons viroli. हाँ, all right. So I hope brain का अभी तक आपको समझ में आ गया. This is a short summary. You can stop the video, pause the video and read it once. Then अब जिस सेरेब्रम के बारे में हमने अभी पढ़ा, जो सेरेब्रम है जो कि ब्रेन की टॉप मोस्ट कवरिंग होती है एंड द लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. ये बात याद रखना, दैट द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो सेरेब्रम है ब्रेन में, which is the topmost covering and the largest part of the brain, is divided into 4 regions or lobe. यही सेरेब्रम 4 रीजन और 4 लोबों में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट फ्रंटल लोब, occipital lobe, temporal lobe and parietal lobe. Frontal lobe जो होता है हेल्प हमें करता है प्लानिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मूवमेंट्स में, रीजनिंग में, थिंकिंग में, इन सब में आपका ये फ्रंटल लोब हेल्प करता है. फ्रंटल लोब यहाँ आगे होता है एंड दिस हेल्प्स इन मूवमेंट्स, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, मूवमेंट्स. ऑलराइट. फिर ऑसिपिटल लोब आपका पीछे होता है. इट हेल्प्स, जो ऑसिपिटल लोब होता है, इट हेल्प्स इन परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड साइट, मतलब ये आपको देखने में मदद करता है. फिर आपका टेम्पोरल लोब होता है. टेम्पोरल लोब जो होता है आपको मोटर मूवमेंट्स में हेल्प करता है. मोटर मूवमेंट्स का क्या मतलब होता है? जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, राइडिंग हो गया, दीज आर कॉल्ड एज मोटर मूवमेंट्स. फिर
आपका पैराइटल लोब होता है। टेम्पोरल लोब आपका यहाँ पर, आपको देख लो यहाँ पर डायग्राम अच्छे से देख कर है, ठीक है। टेम्पोरल लोब आपका यहाँ पर होता है, पैराइटल लोब यहाँ पर होता है, यहाँ पर फ्रंटल लोब होता है और यहाँ पर आपका ऑसिपिटल लोब होता है। जो आपका टेम्पोरल लोब होता है वो आपको मोटर मूवमेंट्स में हेल्प करता है, और जो आपका पैराइटल लोब होता है वो आपको हेल्प करता है सेंसेशन में, ठीक है, फॉर ऑडिटरी में, सुनने में, ठीक है, स्पीच में, स्टिमुलाई में, आईज में, एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल में ये हेल्प नहीं करते, स्मेल के लिए एक अलग लोब होता है जिसको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी लोब, और वो लेस डेवलप्ड होता है ह्यूमंस में, ठीक है, वो आपको स्मेल में हेल्प करता है। सो दिस इज एन इमेज, आप देख सकते हो 4 लोब्स होते हैं, जिसमें सेरेब्रम जो कि टॉप मोस्ट कवरिंग होती है, और जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है वो सेरेब्रम, वो 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है। फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब आपका हेल्प करता है आपकी प्लानिंग में, रीजनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ऑलराइट, इन सब चीजों में आपका फ्रंटल लोब हेल्प करता है। और आपका जो पैराइटल ऑसिपिटल लोब होता है वो आपका हेल्प करता है देखने में, परसिस्टेंस ऑफ विजन में एंड साइट में। और आपका टेम्पोरल लोब आपकी मोटर मूवमेंट्स यानी कि वॉकिंग, रनिंग, राइडिंग में हेल्प करता है। और पैराइटल लोब आपका जो है सेंसेशन में हेल्प करता है, ऑडिटरी, राइट, स्पीच, आईज, एक्सेप्ट स्मेल, जिसमें आपका एक ऑल्फैक्टरी लोब हेल्प करता है। Now we have reflex actions. Reflex actions का क्या मतलब होता है? ये जो actions होते हैं, these are protective in nature. ये actions protective होते हैं nature में, and ये रोज लगातार नहीं होते रहते. They don't happen regularly, and these actions are protective in nature. ये protective होते हैं nature में और ये लगातार नहीं होते. These are spontaneous, involuntary functions. मतलब involuntary इनको हम control नहीं कर सकते, और spontaneous मतलब naturally environment की चेंजेस के हिसाब से हो जाता है। एंड द ब्रेन कम्स टू नो आफ्टर द एक्शन टेक्स प्लेस, और इसमें ब्रेन को तब पता चलता है इन एक्शंस के बारे में जब ये एक्शन हो चुका होता है। द ब्रेन कम्स टू नो आफ्टर द एक्शन टेक्स प्लेस। दीज आर spontaneous involuntary functions, they don't happen regularly, and these are protective in nature. एक रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोनोमिक यानी कि इनवॉलंटरी एंड क्विक रिएक्शन टू अ स्टिमुलस यानी कि एनवायरमेंटल चेंजेस की तरफ जो हम रिएक्शन करते हैं, that protects the body from potentially dangerous situations like touching something hot. For example, आप तो आपको समझ आ गया होगा रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में वो किया होगा ना कि जंगल में जाएगा, शेर पकड़ के लाएगा, डरेगा तो नहीं, और फिर जब वो आपको फूंक मारते हैं आके, तो आप अपना आंखें ब्लिंक कर लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी फेस के पास आ रहा है, और आप अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है अपनी आंखें बंद करते हो। दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। आप कुछ गर्म छूते हो तो आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो, बिकॉज आपकी बॉडी जो है, आपकी जो न्यूरॉन्स है वो आपकी जो मैसेज है ब्रेन तक पहुंचाते हैं कि अपना हाथ हटाओ, ऑलराइट। तो रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं? द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन जो पाथ आपकी बॉडी में फॉलो करता है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अगर आपने किसी गर्म चीज को टच किया तो आपकी जो हाथ में, स्किन में रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो रिसीव करते हैं गर्म है, वो आपको आपकी बॉडी में 2 तरीके के नर्व्स होते हैं, एक सेंसरी नर्व होता है और एक मोटर नर्व होता है। सेंसरी नर्व जो होता है आपकी जो मैसेज है, या आपकी देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखाती हूँ, लुक, ये आपकी स्किन में होते हैं रिसेप्टर्स, ऑलराइट, और ये आपका सीएनएस में आपकी आती है स्पाइनल कॉर्ड, राइट। स्किन से आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन इंफॉर्मेशन लेकर जाता है? सेंसरी नर्व, जो सेंस करती है। और सीएनएस से इंफॉर्मेशन वापस स्किन तक कौन लेकर आता है? मोटर नर्व लेकर आती है। तो जब आप किसी गर्म चीज को छूते हो तो सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड में, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती है, और वहां से वापस इंफॉर्मेशन कौन लाती है? आपकी मोटर न्यूरॉन लेकर आती है, ठीक है। सो इसी तरीके से जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो काम में आता है, और ये फंक्शन एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स में हो जाता है, और हमें जल्दी पता चल जाता है कि ये चीज गर्म है और हमें अपना हाथ हटाना चाहिए इफ यू डोंट वांट टू गेट हर्ट। अब हम थोड़े से प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं, उन प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनको फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। सो प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज
phytohormones. These are synthesized inside the plant cells, मतलब ये plant cells के अंदर ही बनाए जाते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह phloem के through travel करते हैं and they travel from one place to another through phloem. ये chemical molecules होते हैं जो plant body में ग्रेट फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं और प्लांट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं काफी एक्सटेंट तक. So plant hormones are also called as phytohormones. These are synthesized inside the plant cells and they travel from one place to another through phloem. And these are chemical molecules that bring about great physiological changes and controls the plant metabolism to a great extent. जो plant hormones होते हैं, they are classified into two groups. एक होता है आपका plant में growth promoters और एक growth inhibitors. Growth जो promote करते हैं और growth जो रोकते हैं. ग्रोथ प्रमोटर्स में आपके ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकिनिन्स आते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स में आपका एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन आता है. तो ग्रोथ प्रमोटर्स का फंक्शन क्या होता है? जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं वो आपका सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, सेल मैच्योरेशन, प्रिवेंटिंग फॉलिंग ऑफ लीव्स, ब्रेकिंग ऑफ द सीड डॉर्मेंसी. मतलब जब सीड टूटता है उस स्टेज को, सीड डॉर्मेंसी मतलब जब सीड टूटता है और एक नए प्लांट में उगता है, तो उसमें भी हेल्प करते हैं आपके कौन? ग्रोथ प्रमोटर्स. सीड का टूटना और उसका एक नए प्लांट में उगने में भी आपके ग्रोथ प्रमोटर्स ही हेल्प करते हैं. लीव्स के गिरने को प्रिवेंट करने में आपके ग्रोथ प्रमोटर्स हेल्प करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट्स में आपकी ग्रोथ प्रमोटर्स हेल्प करते हैं. ठीक है. सो दी हेल्प इन सेल एलोंगेशन, सेल मैच्योरेशन, सेल डिवीजन, आपके ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, प्रिवेंटिंग फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट्स. ठीक है. इसमें आपके ऑक्सिन्स आते हैं, जिबरेलिन्स आते हैं और साइटोकिनिन्स आते हैं. फिर आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इसमें एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन आता है और ये आपको इनहिबिट करते हैं, सेल डिवीजन को रोकते हैं, इनहिबिटिंग सेल डिवीजन. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में ये हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट्स में ये भी हेल्प करते हैं. एंड दे राइपनिंग, इसका एक इथाइलिन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का. जो फ्रूट्स का बोलते हैं ना, अभी फ्रूट्स कच्चे हैं, ये फ्रूट अभी एप्पल पूरी तरीके से पका, अगर हम किसी पेड़ से एप्पल प्लक करें और अगर हम खाए तो अगर वो कच्चा होता है हम बोलते हैं कच्चा, अभी पका नहीं है, क्योंकि उस पर इथाइलिन अभी एक्ट हुआ नहीं होता है. इथाइलिन एक्ट करता है और वो कच्चे फूड को पक्का बनाता है. इथाइलिन का ही फंक्शनिंग होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का. ठीक है. इनहिबिटिंग सेल डिवीजन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो इथाइलिन का एक प्रॉपर फंक्शन होता है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट्स, ये सारी आपकी ग्रोथ इनहिबिटर्स के फंक्शन होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी ग्रोथ इनहिबिटर करता है. So one of the एक important point है that one of the most common growth promoter जो ऑक्सिन्स ग्रुप को बिलोंग करता है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ये सबसे कॉमन. Okay, this is the most common growth promoter which belongs to the group auxins. So plant hormones के बारे में आपको इतना ही है. अब हम हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम जो एक्चुअली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में दो सिस्टम से होता है, एक नर्वस सिस्टम से होता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम से होता है. नर्वस सिस्टम आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे थोड़ा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में. जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इट इज ऑब्वियसली मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना होता है. Just a second. एंडोक्राइन सिस्टम आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना हुआ होता है. So endocrine system is made up of endocrine glands. Gland क्या होता है? What is a gland? A gland is a group of organ which is capable of secreting. जो किसी secretion की capable होता है, किसी secretion के लायक होता है, उस group of organ को हम एक gland बोलते हैं. So a group of organ or an organ which is capable of secreting is called as gland. All the glands which have a duct are called as exocrine glands and which do not have a duct are called as endocrine glands. मतलब जो अपनी secretion किसी duct में डालते हैं, अपनी secretion किसी duct में डालते हैं तो उसको exocrine gland बोलते हैं और जो directly blood में अपनी secretion डालते हैं तो उनको endocrine glands बोलते हैं. So endocrine glands, all the secretions of the endocrine glands are directly into the blood. वो सीधे blood में जाती है, किसी duct में नहीं जाती है. तो that is why they are called as endocrine glands. Alright, and endocrine glands produce secretions in very small quantities. बहुत ही कम amount में ये secretions produce करते हैं, जो कि 1.028 ml से लेके 1.030 ml तक है. They produce secretions in very small quantities. Right. Now,
If 0.1 is secreted less, it is called hypersecretion, and if 0.1 is secreted more, it is called hyposecretion. अगर 1 पॉइंट कम secrete किया जाए तो उसको hypersecretion बोलेंगे. For example, अगर 1.027 secrete किया जाए तो उसको hypersecretion बोलेंगे, और अगर 1 पॉइंट ज़्यादा secrete किया जाए, for example 1.031, तो उसको hyposecretion बोलते हैं. ठीक है, इसको एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना हुआ आता है. ग्लैंड्स क्या होते हैं? कोई भी ऑर्गन जो केपेबल होता है सिक्रीशन का, और जिसमें डक्ट जो अपनी सिक्रीशंस डक्ट में डालते हैं उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, और जो डक्ट में नहीं डालते, डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं, उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस सिक्रीशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, दैट इज फ्रॉम 1.028 ml to 1.030 ml. और अगर 0.1 सिक्रीट कम किया जाए तो उसको हाइपोसिक्रीशन बोलते हैं, और अगर 1 पॉइंट ज्यादा सिक्रीट किया जाए तो उसको हाइपोसिक्रीशन बोलते हैं. ऑलराइट, गुड. अब हम एंडोक्रिनोलॉजी क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जो एंडोक्रिनोलॉजी वो साइंस की ब्रांच है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ डील करती है. हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेशल केमिकल मॉलिक्यूल्स दैट ब्रिंग स्पेशल फिजियोलॉजिकल चेंजेस. अब हमारी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है. ऑलराइट, सबसे पहले आपका आता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस समझ लो आपका प्रिंसिपल है. ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है. हाइपोथैलेमस पहले प्रेजेंट कहां पर होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है, डायनसेफेलॉन में. हाइपोथैलेमस आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है, डायनसेफेलॉन में, और ये न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करता है. क्या सिक्रीट करता है? न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करता है. दो तरीके के, एक स्टिमुलेटिंग या फिर रिलीजिंग हार्मोन, और एक इनहिबिटिंग यानी कि जो स्टॉप करता है, स्टॉप हार्मोन. ऑलराइट, and these control the secretions of the pituitary gland, and inhibiting or stimulating hormone starts the secretion and inhibiting hormone stops the secretion. समझ लो कि हाइपोथैलेमस आपका प्रिंसिपल है और पिट्यूटरी ग्लैंड आपका वाइस प्रिंसिपल है. हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि ये हार्मोन सिक्रीट करो या फिर ये हार्मोन सिक्रीट मत करो, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है. सो फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि हाइपोथैलेमस इज द प्रिंसिपल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज द वाइस प्रिंसिपल. वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ही सारे काम करता है ऑब्वियसली, लेकिन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है. सो इट इज द प्रिंसिपल. फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो आप, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका अगेन ब्रेन में प्रेजेंट होता है. कहां पर होता है? इट इज अटैच्ड टू इन्फिंडिब्यूलम. इन्फिंडिब्यूलम के साथ अटैच्ड होता है. ठीक है, और ये क्या सिक्रीट करता है? ये 7 हार्मोन सिक्रीट करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मैंने एज आई सेड कि बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, तो इसलिए ये 7 हार्मोन्स सिक्रीट करता है. जस्ट अ सेकेंड, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को. जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है 7 हार्मोन सिक्रीट करता है. जीएच जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, एडीएच एंटी डायूरिक हार्मोन, ऑलराइट, एसीटीएच जो होता है एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एफएसएच follicle stimulating hormone, TSH thyroid stimulating hormone, and LH luteinizing hormone, और आपका प्रोलैक्टिन ये सिक्रीट करता है. ये 7 हार्मोन्स आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है. सो अब जीएच ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है,
हाइपोसिक्रीशन में कॉज जायंटिज्म एंड हाइपोसिक्रीशन में कॉज डवार्फिज्म। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं अपनी एवरेज हाइट से काफी ज्यादा छोटे होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं एवरेज हाइट से काफी ज्यादा टॉल होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसने ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत कम सिक्रीट किया हो तो कुछ लोग बहुत छोटे रह जाते हैं, और अगर उसने ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट किया हो तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं। ऑलराइट, तो जो अगर ज्यादा हार्मोन सिक्रीट किया गया हो तो उसको जायंटिज्म बोलेंगे, और अगर कम सिक्रीट किया गया हो तो उसे ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ऑलराइट, तो आपका ग्रोथ कौन सिक्रीट करता है? जीएच। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में जीएच हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट रेगुलेट करता है। फिर आपका एडीएच, एंटी डायूरिक हार्मोन, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में यूरिन के फॉर्मेशन में आपका एडीएच हेल्प करता है। ACTH, it regulates the concentration of the एक सेकेंड, जो ACTH होता है आपकी कंसंट्रेशन रेगुलेट करता है, ठीक है। जो ACTH जो आपका होता है, जो आपकी किडनीज जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसकी कंसंट्रेशन रेगुलेट करता है। और TCH जो आता है रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, और मतलब जो थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है। FSH, इट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। एंड LH जो होता है, इट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, आपका LH रेगुलेट करता है। और प्रोलैक्टिन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, या फिर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, ये आपका प्रोलैक्टिन देखता है। तो ये 7 हार्मोन्स आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। आफ्टर दिस पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आपका आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है, थैलेमस में प्रेजेंट होता है, और ये आपका मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन क्या करता है? इट रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल्स एंड इट कंसंट्रेट्स, इट regulates the concentration of melanin in the cells and it regulates mood changes. फिर थायराइड ग्लैंड जो होता है 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड आपका नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो थायरोक्सिन होता है, इट कंट्रोल्स द सेल मेटाबॉलिज्म। और जो आपका कैल्सिटोनिन होता और जो आपका कैल्सिटोनिन होता है, इट मेंटेन्स द बोन कैल्शियम लेवल ऑफ द बॉडी। पैराथायरॉइड जो होता है आपका नेक रीजन में, अगेन आउटसाइड थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और ये आपका पैराथ हार्मोन सिक्रीट करता है, और इट मेंटेन्स द ब्लड कैल्शियम लेवल ऑफ द बॉडी। फिर थाइमस ग्लैंड जो होता है आपका जस्ट अबोव द हार्ट प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा थाइमस देखा नहीं होगा, लेकिन जो थाइमस ग्लैंड होता है वो बच्चों में एज कंपेयर टू अडल्ट ज्यादा बड़ा होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एडिशनल इम्यूनिटी ऑन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ज्यादा एडिशनल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए जो थाइमस ग्लैंड होता है ये थाइमोसिन सिक्रीट करता है, जस्ट अबोव द हार्ट होता है, और ये बच्चों में ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू अडल्ट। पैनक्रियास एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, अंडर द स्टमक, और ये आपका जो है 2 अल्फा बीटा से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, उनको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं, इनको हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जस्ट अंडर द स्टमक होता है, अंडर द स्टमक एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। और दीज मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ द बॉडी। ये इनका काम होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ द बॉडी मेंटेन करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो ऑन टॉप ऑफ द किडनीज प्रेजेंट होता है, टॉप ऑफ द किडनीज, और ये 2 हार्मोन अग्रेन सिक्रीट करता है, एक एड्रिनलिन और एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, यानी फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम आपका एल्डोस्टेरोन हेल्प करता है। और एड्रिनलिन जो होता है, दिस हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 3F भी इसको बोला जाता है। 3F का मतलब होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट, एंड दिस हार्मोन मेंटेन्स द होमियोस्टेसिस इन द बॉडी ड्यूरिंग एंजाइटी और स्ट्रेसफुल कंडीशन।
फिर आपके आते हैं ओवरीज एंड टेस्टिस, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली। और ये 3 हार्मोन सेक्रीट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। और जो लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो फीमेल्स में हायर होते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट जेस्टेशन प्रोसेस। सो यहाँ से आपकी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी खत्म हो गए। दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ ऑल द ग्लैंड्स, यू कैन टेक अ लुक, आप एक बार इनको पढ़ सकते हो। ओके, अब हम एक लास्ट में कंपैरिजन कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या डिफरेंस होती है। नर्वस सिस्टम बहुत वेरी रैपिड होता है और एंडोक्राइन सिस्टम जो है स्लो भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू सिग्नल भेजता है और नर्व्स के थ्रू भेजता है, और इसमें केमिकल मैसेजेस जाती है जो कि ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करती है। ये यूजुअली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है, और इसमें तो साल भी लग सकते हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम में एक्शन को कंप्लीट होने में। और एरिया ऑफ रेस्पॉन्स देखा गया है कि यूजुअली एक ही एरिया ऑफ द बॉडी में कन्फाइंड होता है, लेकिन वो देखा गया है कि वो काफ़ी जो है ऑर्गन्स में भी नोटिस किया गया है आपका एंडोक्राइन सिस्टम का एरिया ऑफ रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल जैसे कि ब्लिंकिंग है, मूवमेंट ऑफ द लिम्स है, और उसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम में ग्रोथ है, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपकी एग्जाम्पल्स है। This is the basic difference between nervous system and endocrine system. With this, we finished the chapter. I hope you understood it and you liked the video. I'll see you next time. Thank you for watching the video.